हेलो दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो खाते पीते क्या थे, किन चीजों की खेती करते थे, उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या क्या थी। इन सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की सफर में, है ना, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन से शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके जो समाज था वो मातृ प्रधान था। मातृ प्रधान दोस्तों किसको बोलते हैं? जब मातृ सत्तात्मक समाज हो उसको हम मातृ प्रधान समाज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो मूर्तियां मिली है वो नारी मूर्तियां मिली है दोस्तों, है ना। तो ये मातृ प्रधान समाज थी। अगर हम इसकी बात करें खान पान की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन करते थे। ये लोग शाकाहारी भी खाते थे और मांसाहारी भी खाते थे। अगर हम बात करें वस्त्रों की कि किस तरह से कपड़े पहनते थे सिंधु घाटी के लोग, वहां के सभ्यता, तो दोस्तों देखिए आज से इतनी साल पुराने की बात है जब लोग वहां के वस्त्र जो पहनते थे वहां ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र दोनों तरह के कपड़े प्रचलित थे। दोस्तों मोहनजोदड़ो से सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती वस्त्र से परिचित थे। अगर सूती वस्त्र से परिचित थे दोस्तों तो इसका मतलब है कि वहां के लोग कपास की खेती करते थे। कपास के लोग सबसे पहले वहां पे भारत में अगर देखें तो सबसे पहले कपास की खेती किसने करना शुरू किया? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास की खेती शुरू किया था। अगर बात करते हैं, जब वस्त्रों की बात हो जाती है जरूरी होता है साज सज्जे की, है ना, मेकअप की। तो आभूषण की बात करते हैं दोस्तों, आभूषण, है ना, क्या क्या आभूषण पहनते थे दोस्तों। एक चीज तो यहाँ यह भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्त्री और पुरुष थे दोनों ही आभूषण के शौकीन होते थे, यानी कि वह मर्द और औरत दोनों आभूषण पहनते थे, ठीक है, जेवर पहनते थे। आभूषण में जो अगर आप देखेंगे तो कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि पहना जाता था। साथ ही अगर हम बात करें आभूषण की तो ये आभूषण जो है सोने चांदी के बने होते थे। सोने के भी आभूषण मिले हैं दोस्तों, चांदी के भी मिले हैं, माणिक्य के मिले हैं, हाथी दांत के भी आभूषण मिले हैं, और इसके अलावा मिट्टी के भी होते थे और सीप के भी होते थे। सीप की चूड़ियां भी मिली है दोस्तों, ठीक है। साथ ही जब कहते हैं ना 16 श्रृंगार, जब पूरा श्रृंगार कर लेंगे तो सिंदूर के बिना अधूरा रहेगा। तो नौसारों में जो खुदाई हुआ है वहां से सिंदूर का प्रमाण मिला है, यानी कि स्त्रियां लोग जो लगाते थे सिंदूर, जो कि सुहागन की प्रतीक होता है, तो वहां से सिंदूर का भी प्रमाण मिला है दोस्तों। अगर हम दास प्रथा की बात करें तो वहां दास प्रथा के प्रमाण मिला है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा भी प्रचलित थी, है ना। तो अभी की दास प्रथा और पहले की दास प्रथा में बदलाव है। हम सती प्रथा की बात करें दोस्तों तो वहां पे भी सती प्रथा का प्रारंभिक प्रमाण कह सकते हैं हम लोग। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि लोथल में युगल समाधान मिला है, और 3 मिला है, एक नहीं बल्कि 3, और कालीबंगा में युगल समाधान 1 मिला है ना दोस्तों। तो इसके आधार पर बहुत सारे विद्वान यह कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में भी सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा, इसलिए वहां पे युगल समाधान है। ऐसा होता होगा ना दोस्तों कि पति अगर डेथ किया तो पत्नी, क्योंकि मातृ प्रधान समाज है तो हो सकता है वहां उल्टा होगा कि पत्नी अगर डेथ किया या मर गया तो उसके साथ साथ पति भी मर जाते थे। तो इस तरह का 3 युगल समाधान आपका लोथल से प्राप्त हुआ है और कालीबंगा से 1 युगल समाधान प्राप्त हुआ है। तो इस आधार पे बहुत सारे विद्वान यह कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा।
ठीक है, तो ये सब जितने भी तथ्य है दोस्तों, ये सभी खुदाई में जो वस्तुएं प्राप्त हुई है उसके आधार पे सारा चीजों का अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि पहले वीडियो में भी हम लोग बात कर चुके हैं, पिछले वीडियो में, कि अभी तक जो लिपि प्राप्त हुई है उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, और जब लिपि पढ़ा नहीं जा सका है तो लोग अनुमान पे ही, विद्वान जो ज्यादा मिला है उसके आधार पे अनुमान लगाते हैं। अब हम अगर बात करें तो जीवन जीने के लिए जरूरी होता है कि कुछ न कुछ कमाई हो या कुछ काम करें। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे? ठीक है, तो जीवन निर्वाह के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि कार्य करते थे। ठीक है, कृषि कार्य, इसके साथ वो पशुपालन भी वो लोग करते थे, शिल्प का काम है ना, सिलाई कढ़ाई बुनाई है ना, कुम्हार, ये सारे शिल्प का काम है, इसका काम भी करते थे, और व्यापार भी करते थे, यानी कि व्यापारी भी थे। ठीक है, और व्यापार तो काफी उन्नत अवस्था में थे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। ठीक है, तो ये सारा चीज जो हम लोग आज जो करते हैं, आज देखिए लोग जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, जीवन निर्वाह के लिए आज भी कृषि कार्य होता है, आज भी पशुपालन होता है, आज भी शिल्पकारी है, और व्यापार आज भी है। तो इस तरह का प्रचलन उस समय भी रहा था, है ना, वहां पे भी था। तो याद करने के लिए आप इसको याद रखेंगे कि आज क्या क्या हो रहा है, वही उस समय भी होता था। अगर हम व्यापार की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार जो चलता था तो समकालीन सभ्यताओं के साथ चलता था। तो समकालीन सभ्यता क्या क्या था? मेसोपोटामिया की सभ्यता था, सुमेरिया की सभ्यता था, चीन की सभ्यता थी, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो उन समकालीन सभ्यताओं के साथ इसका व्यापार चलता था, सिंधु घाटी लोगों का व्यापार चलता था। दोस्तों आपको याद होगा कि लोथल से बंदरगाह मिला, और जब बंदरगाह मिला तो वहां नाव के बने आकृति भी मिला है ना, और नाव के एक खिलौना भी मिला है लोथल से। तो आप समझ सकते हैं कि जब लोथल में बंदरगाह था तो वहां से विदेश व्यापार संचालित होता होगा। ठीक है, और ज्यादातर व्यापार किसके साथ होता था दोस्तों? तो मेसोपोटामिया के साथ ज्यादातर व्यापार होते थे। उसी तरह से सारगोन के शासक जो सुमेरियन थे, उसके एक अभिलेख में, है ना, इस शासक के, सारगोन शासक के अभिलेख से क्या प्राप्त होता है? व्यापार के लेख बारे में प्राप्त होता था कि उनका व्यापार मेलुहा से होता था। मेलुहा का जो पता लगाया, मेलुहा का मतलब सिंध। ठीक है, तो सिंध से उन लोगों का व्यापार होता था, यानी कि सुमेरियन सभ्यता का भी व्यापार सिंध के साथ या सिंधु घाटी सभ्यता के साथ होते थे। उसके साथ क्या? दिलमुन के साथ। दिलमुन मतलब फारस की खाड़ी के साथ भी सिंधु का सभ्यता था, और एक है मगन के साथ, है ना। तो इन लोगों के साथ या इन देशों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का विदेश व्यापार संचालन होता था। दोस्तों विदेश व्यापार के साथ साथ आंतरिक व्यापार, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो बहुत सारे नगरे हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, धोलेवीरा है, ठीक है, इन सभी में भी आपसी व्यापार चलता था। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि दोनों व्यापार उन्नत अवस्था में था, है ना। का आंतरिक व्यापार भी सिंधु घाटी सभ्यता के उन्नत अवस्था में थी, और विदेशी व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग कि निर्यात किस चीजों का किया जाता था। ठीक है, कौन कौन चीजों का यहाँ से निर्यात करते थे, बाहर के देशों में भेजते थे। तो सूती वस्त्र, जैसे मैंने कहा कि कपास की खेती सबसे पहले यहाँ का लोगों को करना शुरू किया था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। तो सूती वस्त्र का निर्यात करते थे, साथ ही हाथी दांत के बने हुए वस्तुएं का निर्यात करते थे। और आयात की अगर हम बात करें तो खेत्री राजस्थान से लोग तांबा का आयात करते थे, कोलार कर्नाटक से सोना का आयात करते थे, उसी तरह से बंदखसा, है ना, अफगानिस्तान से चांदी, टीन और लाजवर्द की आयात किया जाता था। अगर हम खेती की बात करें दोस्तों, यहाँ भी हम लोग चर्चा किए कि हर तरह का जीवन यापन करते थे, जिसमें व्यापार का हम लोग देखें। अब हम लोग बात करते हैं खेती की। तो खेती में सिंधु घाटी लोगों को या हड़प्पा लोगों को कुल 9 फसलों का ज्ञात था, जिसमें गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, राई, सरसों तथा तिल थे। चावल की भी खेती होती थी।
तो लोथल से इस इन सारी चीजों का प्रमाण मिला। ऐसा नहीं कि यहाँ से ही बता दिए, इन सभी का जब खुदाई हुआ हड़प्पा सभ्यता का, विभिन्न विद्वानों और इतिहासकारों ने खुदाई तो इनका प्रमाण मिला है दोस्तों। इसके आधार पर यह कहते हैं कि इन लोगों को ये फसल ज्ञात थी, इन लोगों का खेती, इन फसलों का खेती होता था। जिसमें कि लोथल से आप देखेंगे, लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से अगर देखेंगे तो धान की भूसी, है ना, धान की भूसी का साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ से आपका कपास का साक्ष्य मिले। ठीक है दोस्तों। और पशुपालन की अगर बात करें, या पशुओं से कौन कौन पशुओं से ज्ञात थे हड़प्पा वासी को ज्ञान था, तो गाय से परिचित थे, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, बिल्ली, हाथी आदि, है ना। तो इन पशुओं से हड़प्पावासी परिचित थे दोस्तों, है ना। तो आज भी हम लोग इन पशुओं को पालते हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, बिल्ली आज भी पाला जाता है। तो उस समय भी लोग इन पशुओं को पालते थे। आप और एक चीज देखेंगे दोस्तों, सुरकोटदा जो गुजरात में है ना। सुरकोटदा कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में। यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली है। उसी तरह से राणा ढुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं, मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं दोस्तों, है ना। तो इन आधार पे देखते हैं कि इन पशुओं से ये लोग परिचित थे, ज्ञात थे। हालांकि इनका सबसे प्रिय पशु जो था वो था कुबड़ वाला सांड। इसलिए क्यों कहते हैं कि सबसे प्रिय पशु? क्योंकि ज्यादातर मुद्राओं में ये कुबड़ वाली सांड का आकृति मिला है दोस्तों। ठीक है। इसके साथ ऊंट, घोड़ा, गाय, इसका भी अंकित मिला है मोहरों में, है ना। मोहर जो मोहर थे उन सब में इसका भी चित्र मिला है, और बहुत जगह इसकी अस्थियां भी मिली है। ठीक है। तो इस आधार पे यह कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन जानवरों से परिचित थे। ओके दोस्तों। अब हम लोग अगर उद्योग की बात करें, तो जैसे मैंने कहा कि सूती वस्त्रों और ऊनी वस्त्र दोनों तक का प्रयोग होता था। तो उद्योग में देखेंगे, वस्त्र उद्योग उन्नत अवस्था में थी, इसका निर्यात भी होता था। अभी हम लोग व्यापार में पढ़े, तो इसका मतलब है कि वस्त्र उद्योग अच्छा था, तब ना निर्यात करते थे। और इसका प्रमाण कहाँ से हमें मिला है? मोहनजोदड़ो से। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो में लाल रंग का कपड़ा मिला है। ठीक है। साथ ही कालीबंगा में क्या मिला है दोस्तों? तो मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े के छाप मिले हैं कालीबंगा में। ठीक है। तो इससे भी हम लोग यह देखते हैं कि वहां के वस्त्र उद्योग क्या है? उन्नत अवस्था में थे। अच्छा, मोहनजोदड़ो से ही और एक चीज मिला है, पुरोहित की मूर्ति, है ना। इस पुरोहित को जो मूर्ति जो है, इसको जो बनाया गया अलंकार है, तृतीय अलंकरण से इसको सजाया गया था। लेकिन यहाँ कहना यह है कि इस मूर्ति को शॉल ओढ़े दिखाया गया है। ठीक है। और वस्त्रों पर कढ़ाई भी होती थी, है ना। तो ये सारे खूबियां थी आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। अगर हम बर्तन की बात करें तो मिट्टी के बर्तन होते थे दोस्तों। ठीक है। और इसको कुम्हार द्वारा बनाया जाता था, आज भी बनाते हैं, जिसमें चाक का प्रयोग का प्रमाण मिला है कि चाक का प्रयोग करते थे। उसी तरह ईंट भट्ठों का प्रमाण मिला है। अगर ईंट भट्ठे थे तो इसका मतलब कि बर्तन को भी पकाया जाता था, कच्ची बर्तन नहीं। और अगर व्यापार में हम लोग मापन की बात करें, ज्यादातर वस्तु विनिमय में प्रचलित था। फुट और क्यूबिक ये दोनों का प्रमाण मिला है। बाट जो होता था दोस्तों, ठीक है, तो बाट निचले स्तर पर द्विभाजन प्रणाली, निचले स्तर मतलब कि मैंने बताया कि सारा शहर कौन दो भागों में विभाजित था। ज्यादातर जो शहर मिला है जैसे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, ठीक है, तो दो भागों में, एक पश्चिमी भाग, एक पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग को क्या कहते थे? दुर्ग या टीला, और पूर्वी को नगर, है ना, जहाँ पे आम जनता आवास करते थे, आवास क्षेत्र। और ये दुर्ग। तो दो भाग जो थे, यानी कि पश्चिमी भाग क्या था आपका? ऊपरी टीले पे बनता था, और ये थोड़ा निचली। तो इसीलिए कहते हैं कि निचले स्तर के लिए द्विभाजन प्रणाली का प्रयोग होता था बाट के लिए। ठीक है। और ऊपरी स्तर पर दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का बाट वहां प्रयोग किया जाता था। बाट का अगर हम बात करें आकार कैसे होता था दोस्तों, तो इसका आकार घनाकार होता था, है ना। इन बाटों का आकार घनाकार होता था।
इसके साथ अगर हथियार की बात करें कि कौन कौन से हथियार से ये लोग परिचित थे, तो कुल्हाड़ी, आरा, छुरी, खुरपा, आरी, बर्छा आदि, है ना, इस तरह के हथियारों का प्रयोग ये लोग करते थे विभिन्न कामों के लिए। ठीक है दोस्तों, मूर्तियों की अगर हम बात करें तो मूर्तियां में धातु की मूर्ति भी मिले हैं, मिट्टी भी मिले हैं, मिट्टी की मूर्ति भी, और पत्थर की मूर्ति भी मिले हैं। धातु की मूर्ति जो बनाते थे दोस्तों, उसको लुप्त मोम विधि, लॉस्ट वैक्स विधि से बनाया जाता था। यानी कि पहले मोम का बना के उसमें ढाल दिया जाता था, बाद में मोम को पिघला दिया जाता था। तो इस तरह से धातु की मूर्ति बनाए जाते थे। और मिट्टी के जो भी मूर्तियां बनी है, जो मानव के जो मूर्ति जितने मिले हैं, यानी कि मानव के जितने मिले हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो ठोस मिले हैं। ठोस मतलब मूर्ति के अंदर खोखला नहीं था, जबकि पशु या पक्षियों के जितने मूर्ति मिले अंदर खोखली थी। आज भी हम लोग अगर खरीदते हैं पशु पक्षी के, जैसे बेचने लाता है ना, तोता, चिड़िया, तो उसको अगर अंदर आप देखेंगे दोस्तों तो खोखली रहता है ना। तो इस तरह की मूर्तियां मिली है। इसके साथ ही पत्थर की भी मूर्ति मिली है, जिसे अभी मैंने कहा कि मोहनजोदड़ो से मूर्ति, देखिए मोहनजोदड़ो से पुरोहित की पत्थर की मूर्ति मिला है। तो इसका मतलब है कि पत्थर को काट के आकार दिया जाता था, मूर्ति बनाया जाता था। ओके दोस्तों, अब अगर हम बात करें हड़प्पा से और क्या क्या मिला है, देखते देखिए। हड़प्पा से पीतल का बना इक्का मिला। हड़प्पा से कहा क्या मिला है? पीतल का बना इक्का। उसी तरह से मोहनजोदड़ो से और देखिए, कांसे के नित्य रत्न नारी की मूर्ति है ना, नित्य रत्न नर्तकी के जो मूर्ति कह सकते हैं, कांसे के नर्तकी की मूर्ति जो मिला है, ये बहुत ही फेमस है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। पुजारी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जो मैंने बताया आपको यहाँ पे। ठीक है, वो पत्थर के थे और ये कांसे के। तो इन दोनों चीजों को आप देखेंगे कि कितना ये लोग उन्नत अवस्था में थे। इसके साथ और क्या मिला है दोस्तों, अगर चानोदड़ो से मिला है इक्का गाड़ी, ठीक है, और मिला है कांसे का बैलगाड़ी। उसी तरह दैमाबाद से मिला है कांसे का रथ। ठीक है दोस्तों, याद कीजिए थोड़ा सा। अगर आपका बैलगाड़ी पूछता है तो चानोदड़ो से मिला है कांसे का, और रथ की बात अगर पूछता है तो फिर कहां से मिला है? दैमाबाद से। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र अगर आप आज के समय में अगर आप घूमेंगे तो वहाँ फिल्म सिटी है, और फिल्म सिटी आप ऐसे थोड़ा बैलगाड़ी में जाएंगे, रथ में राजा की तरफ घूमने जाएंगे, है ना। तो कांसे का रथ वहां से मिला है। और उसी तरह से अगर प्रश्न पूछ देता है कि इक्का, जैसे मैंने बताया, इक्का गाड़ी चानोदड़ो से मिला, और पीतल का कहां से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। ओके दोस्तों, इसके साथ हम लोग और एक चीज बात करें, अगर यहाँ छुटा हुआ है चित्रकला की अगर हम बात करें, तो सिंधु घाटी लोगों को इसमें भी उन्नत अवस्था में थे, आकृतियां बनाना, चित्र बनाना। क्योंकि आप देखेंगे कि वहां के जो मोहरें प्राप्त हुई है, उन मोहरों में तरह तरह के चित्र बनाए गए हैं, जिसमें बैल है, उबड़ वाला सांड है, एक श्रृंगरी बैल है, एक सिंह वाला यूनिकॉर्न, ओके, वो है जो कि आपका ऋतिक रोशन का पिक्चर मोहनजोदाड़ो में दिखाया गया है, वो वाला आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो उस तरह का भी चित्र बनाया गया है। इसका मतलब है कि वहां के लोग चित्रकला में भी उन्नत अवस्था में थे। उसी तरह जो मोहरें जो प्राप्त हुई है दोस्तों, है ना, तो मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि ज्यादातर मोहरें सेलखड़ी की बनी होती थी, है ना। और यहाँ से मोहनजोदड़ो की एक मोहर प्राप्त हुई है, जिसमें पशुपति शिव की आकृति बनी हुई है। ठीक है, पशुपति शिव की आकृति बनी है, जो कि आद्र रुद्र, है ना, रुद्र शिव की क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि वहां हो सकता है कि इसकी पूजा होती होगी। लेकिन अगर हम सर्वाधिक मोहरों में सर्वाधिक किस चीज का चित्र मिला है, तो सर्वाधिक एक श्रृंगी वाली पशु, जो यूनिकॉर्न आपका जो दिखाया गया है आपका ऋतिक रोशन के पिक्चर में, है ना, तो वो चीज मिला है सबसे ज्यादा। उसी तरह ये लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे दोस्तों, तो शतरंज खेलते थे, पासा। ठीक है, तो शतरंज का खेल ये लोग खेलते थे, मनोरंजन का साधन इन लोगों का था। अब हमसे बात करते हैं इनका धार्मिक जीवन कैसे था। तो फिर से बात करेंगे कि दोस्तों
कि अभी तक यहाँ की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, जो कि पुरातात्विक साक्ष्य है उसी के आधार पर विद्वानों ने यहाँ का धार्मिक जीवन का पता लगाने की कोशिश किया है। ठीक है, जैसे कि विशाल स्नानागार है ना, तो विशाल स्नानागार जो बना था, जिसका कि धार्मिक अनुष्ठान जो होते थे उसमें वो सभी एक साथ स्नान करते थे। खैर, इसके साथ और देखिए, उर्वरा देवी की पूजा की जाती थी, है ना। उर्वरा देवी की कहाँ से ये मिला है, तो हड़प्पा से मिला है एक मूर्ति स्त्री का, जिसके पेट से पौधा निकलने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, पौधा निकलते हुए दिखलाया गया है, स्त्री लेटी हुई है ना, और उसके पेट से पौधा निकलते हुए चित्र बनाया गया है, जो उर्वरा देवी के प्रतीक थे। लोग वहां के पूजा करते थे, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कहां से मिला है, आपका हड़प्पा से। उसी तरह से मातृ देवी की पूजा होती थी। मैंने दोस्तों फर्स्ट में ही कहा आपको, आज क्या कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक थी, यानी कि मातृ प्रधान था। ठीक है, मातृ प्रधान था, इसलिए वहां देखेंगे आप मातृ देवी की पूजा होती थी। इसके साथ कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो से। उसी तरह से मैंने कहा मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है, पशुपति शिव का भी मिला है साथ। ठीक, कालीबंगा से लिंग पूजा के प्रमाण मिले हैं दोस्तों, है ना। उसी तरह से स्वास्तिक का चिन्ह, दोस्तों आप देखेंगे स्वास्तिक का चिन्ह कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए स्वास्तिक का चिन्ह। उसी तरह वृक्ष पूजा में, आज जिसे हम लोग नीम और पीपल की पूजा करते हैं, उस समय भी यह प्रचलित था। ठीक है, अग्नि वेदिका में देखेंगे कि कालीबंगा और लोथल से अग्नि वेदी प्राप्त हुई है। ओके, अब दोस्तों सब हम लोग बात करने के बाद अंतिम में आते हैं समाधान। ठीक है, मरने के बाद जो संस्कार होते थे वो किस तरह से होते थे, अंतिम संस्कार। ठीक है, तो समाधान की बात करें, अंतिम संस्कार की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हर तरह का समाधान की बात करते हैं। ठीक है, पहला है पूर्ण समाधान का भी साक्ष्य मिला है, दूसरा है आंशिक समाधान। इन दोनों में आप देखिए, पुनः समाधान मतलब कि उसको पहले ही मतलब उसका शरीर दफना दो। ठीक है, दूसरा आंशिक में है कि उसको पहले खुला छोड़ दो, फिर जो बचा कचा हड्डी है उसको दफना दो, और तीसरा है दाह संस्कार। ओके दोस्तों, और इन तीनों का साक्ष्य हमें कहां से मिला है, प्रमाण मिला है कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से तीनों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, उसी तरह से हड़प्पा में और एक समाधान मिला है जो विदेशी लोगों के दफनाने का साक्ष्य की बात यहाँ पे पूर्ति करता है। जिससे दोस्तों मैंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, है ना, किस तरह का प्रजाति के थे, जैसे मंगोलाइड, है ना, अल्पाइन और मध्य सागरीय और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। तो ये चार, इसके अलावा जो मिला है तो विदेशी आप कह सकते हैं। तो ये सारी चीजों का मिला है। उसी तरह रोपड़ से और एक चीज क्या मिला है, रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। यह भी मिला है कि मालिक के साथ कुत्ते को भी दफना दिया गया था। ठीक है, हो सकता है मालिक का वो प्रिय रहा हो। तो इस तरह के समाधान वहां पे भी देखने को मिला। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता जो इतनी उन्नत अवस्था में थी, है ना, एक नगरीकरण सभ्यता थी, एक उन्नत अवस्था की सभ्यता थी, अचानक वो इतना जल्दी पतन की ओर कैसे हो गया, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, है ना। और शहरीकरण, ये जो सभ्यता थी ये शहरीकरण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, और इसकी पतन जब आता है और इसके बाद की जो सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो है आपका वैदिक सभ्यता। जैसे हड़प्पा सभ्यता का काल मैंने बताया था कि जो सर्वाधिक मान्य है वह है 2350 ईसा पूर्व से 1750। ठीक है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। तो इतनी पुरानी सभ्यता अचानक लुप्त कैसे हो जाती। और इसके बाद अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें, जो इसके बाद हम लोग पढ़े, वो ग्रामीण सभ्यता थी, और उसका काल था आपका 1500 से आपका 600 ईसा पूर्व, यानी कि इसके बाद तो ग्रामीण। तो ये पतन कैसे होता, तो यहाँ तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग राय दिया है। जैसे आर्यों का आक्रमण, बहुत सारे विद्वानों ने क्या कहा, आर्यों का आक्रमण। इसमें गार्डनर चाइल्ड,
मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट इस मत के समर्थक है। इस मत के आर्यों का आक्रमण कहते हैं। इस मत के समर्थक कौन है? गार्डिनर चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, यह लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ। ठीक है, और इसका वो लोग ये बताते हैं कि मोहनजोदाड़ो में जो 38 नर कंकाल मिले हैं, तो युद्ध हुआ होगा, आक्रमण हुआ होगा, इसलिए एक साथ इतना है। तो आर्यों का आक्रमण के वजह से ही हुआ। लेकिन दोस्तों यह मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 से 1750 है, जबकि आर्य कहाँ से थे, बिलोंग करते हैं कौन सभ्यता से? तो वह है आपका वैदिक सभ्यता, जिसका काल है 1500 से लेके 500-600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो बहुत बाद में आया ना दोस्तों, तो इसीलिए इसको नहीं उतना सर्वमान्य माना जाता। दूसरा है बाढ़। यह सर्वाधिक प्रचलित मत है। इसमें मार्शल मेके और आर.एस. राव इस मत के समर्थक है। इन लोगों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ वो बाढ़ के कारण हुआ। जब वहां बाढ़ आया तो उसी में हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। और ये जो मत है ये सर्वाधिक लोगों द्वारा माना गया है, मान्य है इस मत को, है ना, बाढ़ के मत को। और इसका प्रमाण भी मिला है दोस्तों। मोहनजोदड़ो में 7 स्तर के बाढ़ का प्रमाण मिला है। कितना? 7 स्तर के, है ना। तो मोहनजोदड़ो में, इसके साथ ही आपको पिक्चर याद हुआ होगा, है ना, जिसमें लास्ट में दिखाया है किस कारण मोहनजोदड़ो का विनाश, ऋतिक रोशन का पिक्चर मोहनजोदड़ो, है ना, उसमें भी बाढ़ को ही दिखाया गया। तो सर्वाधिक मान्य मत क्या है? बाढ़। इसके अलावा और भी है, दिया है पारिस्थितिकी विक्षोभ। इस मत के जो प्रतिपादक है वो है फेयर सर्विस। इसकी एक किताब है जो इसने लिखा है, द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया बुक, है ना। इस किताब के द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया, इस किताब को लिखा है फेयर सर्विस ने। इसमें इन्होंने यह कहा है कि पारिस्थितिकी विक्षोभ के कारण, है ना, हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, कुछ विद्वान यह मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। इसमें आर.एन. स्टीन और अमलानंद घोष जो है इसके समर्थक हैं इस मत के। इनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन हुआ जिसके कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। उसी तरह दोस्तों कुछ विद्वान मानते हैं कि भूकंप के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भूकंप का प्रमाण कहां से मिला है? तो कालीबंगा से भूकंप का प्रमाण मिला। तो दोस्तों ये रहा अंतिम वीडियो, है ना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल में नया हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए। दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।